नमस्कार भाइयों। आज फिर एक वीडियो, क्योंकि अभी जो मेन मुद्दा चल रहा है, मैं फेसबुक पे भी लिखता रहा हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसमें जो मेन मुद्दे आए हैं मैं उसमें पहली वीडियो में बता चुका हूँ। मेन जो मुद्दे हैं वो हैं शादी के ऊपर, उसके बाद प्रॉपर्टी का बंटवारा, और जो शादी टूटती है या तलाक कह लो उसको, तो तलाक पे, और बाकी जो रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट हैं और जो तलाक के बारे में रूल हैं, वो रूल इनके अंदर में आवा है। तो मैं आपको पहले आज थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताऊंगा कि हमारे हिंदुओं में और हमारे मुस्लिम भाइयों में कहाँ कहाँ दिक्कत है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के मामले में। तो वो डिफरेंसेस में आप समझिए कि गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और आप समझेंगे कि एक्सपर्ट टीम लगी हुई है। फिर भी हमारा एक हक बनता है कि हम उसके ऊपर डिस्कस करें, बातचीत करें कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हो सकती है। क्योंकि पहले जो हिंदू मैरिज एक्ट बना या हिंदू एक्ट बना या हिंदू में जो जो रूल बने हमारे, उन रूल के अंदर भी काफ़ी खामियां हैं। वो खामियां हर वकील महसूस करता है, हर जज महसूस करता है, और आम पब्लिक तो उसको झेलती है। तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब वो हिंदू के ऊपर एक्ट बनते हैं या मैरिज एक्ट बनता है या कोई और एक्ट बनता है जो धार्मिक परंपराओं के अनुसार बनना चाहिए, मैंने आप पहली वीडियो में बताया था कि जो हिंदू के ऊपर कोई भी हमारा रूल बनता है तो वो हमारी परंपराओं के अनुसार बनना चाहिए। तो हमारे जो प्राइमरी सोर्स मैंने बताया था, जैसे हमारे चारों वेद हैं, पुराण हैं, उसके बाद शास्त्र हैं, उसके बाद मनुस्मृति है, तो उनके अंदर से जो मेन कंटेंट्स हैं, हमारी परंपराएं कैसी रही हैं, उनमें से उठा करके हमारा हिंदू जो एक्ट हैं वो बनाए जाते हैं। अब कुछ प्रेजेंटेशन जो है वो वीक रह जाता है। मैंने पहली वीडियो में भी बोला था ये बात कि प्रेजेंटेशन कैसे वीक रह जाता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, किसी कम्युनिटी वाइज या किसी एरिया के वाइज अलग अलग परंपराएं होती हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए दूं कि महाराष्ट्र में देखेंगे, महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि बहू पर्दा नहीं करती। बहू जैसे लड़की शादी करके अपने ससुराल में जाती है, उस घर में वो पर्दा नहीं करती। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये इस गांव की बेटी है या बहू है। मतलब इस तरह का जो एरिया है, वो चीज़ें आप समझेंगे कि बच्ची बेटी में और बहू में कोई फ़र्क नहीं पता चलता। बहुत जगह है ऐसा, लेकिन कुछ एरिया जो हमारा राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब थोड़ा बहुत है, और वो यूपी, वहाँ पे हमारे कुछ कस्टम्स के अंदर ये पर्दा आ जाता है कि आपको दूर से पता लग जाएगा कि ये गांव की बहू है। वो पर्दा कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा है, अभी थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है, कम होने लगा है, लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा होता था। अब वो एक एक्सट्रीम उस पे चला जाता है कई बार कि वो कहानी सुनाते हैं ना एक, कि बहू को लेके आ रहा था ससुर। अब ससुर में और बहू में जो एक गैप था, पहले जो हमारे बुजुर्ग बताते थे कि उतना था कि वो नज़दीक भी नहीं चल सकते थे। तो ससुर जी बहुत आगे चल रहा था और सासू जो बहू थी वो घूंघट जो है अपना घुटनों तक किए हुए थी, और उस इतना पर्दा गहरा होता था कि उसको दिखाई भी नहीं देता था, कम दिखाई देता था। तो वो ससुर को छोड़ के किसी और के साथ पीछे फॉलो करने लग गई और बैठ के कहीं और चली गई। मतलब है तो कहानी एग्जाम्पल ही है, हुआ भी होगा ये कहावत। तो एक पर्दा प्रथा एक्सट्रीम में आ जाती है कि आप मतलब उसको छोड़ ही नहीं रहे। राजस्थान में देख लो, अपने हरियाणा में देख लो, तो एक ये परंपरा है हमारी पर्दा प्रथा वाली जो है। और उधर मुस्लिमों में, अपना भाइयों में, आपको मालूम है वहाँ भी ये पर्दे वाली प्रथा है। तो इन चीज़ों को जब आप देखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है बनाना इतना आसान नहीं है। अगर आप एक बात पे भी जाएं कि हिंदुओं की एक बात, क्रिश्चियन की एक बात, मुस्लिम की एक बात, अगर कंपेयर करके देखिए आप, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना बहुत बहुत टफ काम है। और अगर जल्दबाजी में इसको बनाया गया और जल्दबाजी में गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डेंजरस होंगे। डेंजरस कैसे होंगे? आपको मालूम होगा कि जब वकील केस लड़ता है, मुस्लिम का केस है तो वो वकील
को मुस्लिम लॉ पढ़ने पड़ते हैं, हिंदू का है तो हिंदू लॉ पढ़ने पड़ते हैं, क्रिश्चियन का है तो क्रिश्चियन लॉ पढ़ने पड़ते हैं, और हर किसी में अलग अलग जो वो चीज़ें दी हुई होती हैं। तो उसमें वकीलों को भी दिक्कत, जज की भी दिक्कत, वो चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। और कुछ चीज़ें तो ऐसी आती हैं जो लिखी हुई नहीं है लेकिन परंपरा में है। अब वो परंपरा में हैं, यूसेज में हैं, और वो परंपरा बहुत सालों से चली आ रही है। अब वो दिक्कत है कि उसको कैसे छोड़े। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में, राजस्थान में, दिल्ली में, अगर इस एरिए को ले लें आप, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी जो हिंदू धर्म है, जहाँ हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं हम बसासत की, बाकी हिंदू धर्म में रीतियाँ और ये पार्टिकुलर एरिया, इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो आप महसूस करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में डालना ज़रूरी है उनको। मैंने पहले वीडियो में भी कुछ जिक्र किया था कि जैसे हमारा हरियाणा में है कि गोत्रों में 3 गोत्र छोड़ने पड़ते हैं, शादी नहीं हो सकती। मैंने पूर्ण विस्तार पूर्वक बताया था आपको। फिर एक गांव में शादी नहीं हो सकती, इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो सकती सेम गाँव में। इवन गांव के आसपास 10 गांव 12 गांव भाईचारा होता है, उसमें शादी नहीं हो सकती। उसके बाद जो मेंटेनेंस का है, हमारे हिंदू जो नियम बने हुए हैं उनमें डायरेक्ट लिखा हुआ है, अगर तलाक हो जाता है, बच्चे हैं, अगर वो नौकरी पे नहीं हैं तो उसको आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा स्टेट वे। फिर बेटी है, जब तक वो शादीशुदा नहीं होती तब तक आपको उसका मेंटेनेंस देना पड़ेगा। पेरेंट्स जो हैं, अगर पेरेंट्स से आपने प्रॉपर्टी ली है, पेरेंट्स से आपने जायदाद ली है उनके नाम से, तो आपको उनका मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो ये तो हमारा स्टेट में जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो हैं। अब हम आते हैं दूसरी साइड में कि हिंदुओं में जो बात मैंने बताई कि मेंटेनेंस का स्टेट वे है, तलाक अप्लाई किया, तलाक मिल गया तो मेंटेनेंस देना है। बच्चों का 18 साल तक वो बच्चे डिसाइड करेंगे किसके पास रहेंगे, 18 की एज होते ही, और डिसीजन उन बच्चों के ऊपर है। फिर जैसे गोद लेते हैं, गोद लेने में बिल्कुल क्लियर है, हमारे हिंदू में लिखा हुआ भाई ये होना चाहिए। लेकिन दूसरी साइड में जब हम सोचते हैं, अगर मुस्लिमों की साइड में जाएं, अगर मुस्लिम भाइयों की तरफ देखें हम, मुस्लिम भाइयों को तो बहुत दिक्कत होने वाली है। जबकि मैंने बताया था अनकोडिफाइड लॉ है उनके अभी तक। अनकोडिफाइड का मतलब होता है कि बहुत सारे रूल के ऊपर उनका डिस्कशन नहीं हुआ है कोर्ट में, कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन नहीं दी है उस लेवल पे कि जो उसको फॉलो कर सकें। तो बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं। अब जो है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बना तो थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए कि हमें किस तरह से एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, उसमें कैसे उस पैटर्न में जाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए पहले बताया था आपको, अगर हम तलाक की बात लें, अगर तलाक की बात ले लें तो हमारा जो मुस्लिम भाइयों के तलाक की सिस्टम है, आपको मालूम नहीं है कितना एक तलाक जानते हैं आप, लेकिन उनकी जो चीज़ें हैं, प्रथाएं हैं, वो मैं थोड़ी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदुओं में तो तलाक अप्लाई कर दिया तो ठीक है, कोर्ट में केस हो गया, और या तो दोनों कंसेंट हो जाए, दोनों की सहमति हो जाए, तलाक हो जाएगा, या फिर रीजन ऐसा हो जो कि तलाक हो सकता है। तो हिंदुओं में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुस्लिम भाइयों में देखिए, जो तलाक हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो हस्बैंड देता है, दूसरा वाइफ भी दे सकती है, और तीसरा जो है दोनों अपने सहमति से दे सकते हैं। तो जो हस्बैंड दे सकता है तलाक, उसमें तलाक के आप फॉर्म देखिए। एक है ईला। ईला का मतलब जो है कि वो एक प्रकार से तलाक है, और दूसरा है जिहर। ईला जिहर 2 हो गए। उसके बाद तलाक सुन्नत मैंने बोला था, और तलाक उल बिद्दत, तलाक उल बिद्दत, तलाक सुन्नत, ईला, जिहर, ये 4 प्रकार के जो तलाक हैं वो हस्बैंड दे सकता है। तो उसके अंदर जो है तलाक बिद्दत जो है वो बैन किया है, मोदी जी ने जो बैन किया है वो तलाक बिद्दत है, जो कंटिन्यूस 3 बार बोल करके उसको वाइफ को छोड़ देते थे, वो केवल एक है तलाक बिद्दत। तलाक सुन्नत भी है, ईला भी है, जिहर भी है, जो हस्बैंड दे सकता है। मतलब जैसे ईला है, ईला में जो है हस्बैंड 4 महीने तक इंटरकोर्स नहीं करेगा, पत्नी से रिलेशन नहीं बनाएगा, तो वो ऑटोमेटिक हो गया ईला। उसके बाद जिहर है। जिहर में क्या है,
अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को ये बोल दे कि तू तो मेरी बहन जैसी है या तू मेरी माँ जैसी है, तो भी तलाक हो जाए, तो उसको जीहर बोलते हैं। अगर उसने कंपेयर कर दिया अपनी बहन से, अपनी माँ से, तो उसको जीहर बोला जाता है। वो भी एक तलाक का फॉर्मेशन है। तो उसमें भी इद्दत पीरियड होगा और दोबारा अगर रिवोकेशन करना है तो दोबारा वो आ सकते हैं, लेकिन वो भी एक फॉर्मेशन है कि आपने उसको कंपेयर कर दिया अपनी बहन से, अपनी माँ से, वो जीहर बोलते हैं। फिर मैंने बोला तलाकुल बिद्दत जो बैन हो गया है, तलाकुल सुन्नत भी है। ये 4 प्रकार के हस्बैंड दे सकता है। उसके बाद वाइफ जो पत्नी है, मुस्लिम पत्नी, वो तलाक दे सकती है, जिसमें तलाक तफवीज़ है। पहला है जो पत्नी दे सकती है अपनी तरफ से, वो तलाक ए तफवीज़ है। दूसरा लियान है, LIN लियान, और डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939। ये 3 में जो है वो पत्नी तलाक दे सकती है। और एक है म्यूचुअल, दोनों की सहमति से जो तलाक दिया जाएगा। उसमें 2 हैं, खुला और मुबारत। जो दोनों की कंसेंट से होगा उसमें भी 2 हैं, एक खुला है, एक है मुबारक। तो कितने तरह के तलाक हो गए इनके अंदर, आप देखिए। हस्बैंड देगा 4 टाइप के, वाइफ देगी 3 तरह के, दोनों के जो सलाह से होगा वो होगा 2 प्रकार का, खुला एंड मुबारक। उसके बाद तलाक सुन्नत जो है वो भी 2 टाइप का है, हसन है, अहसन है। उसमें भी रिवोकेबल है वो, और जो औरत प्योरिटी स्टेज में होती है उस टाइम उसको बोला जाना चाहिए तलाक तलाक तलाक। तो वो सुन्नत है। सुन्नत में 3 मैंने बताया 3 बार बोलना है उसको, उसमें भी 3 पीरियड में। और हसन अहसन 2 जो उसमें है वो भी टाइप हैं इसके तलाक के। अब आप देखिए मुस्लिम भाइयों में इतने प्रकार के तलाक के फॉर्म्स हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं, जिसमें हस्बैंड अलग टाइप के हैं, वाइफ की साइड से अलग टाइप के हैं, उसके बाद दोनों के टाइप से अलग हैं। फिर तलाक सुन्नत 2 प्रकार का है, अहसन और अहसन। तो उसमें भी 3 बार बोला जाना चाहिए, 1 बार बोलना चाहिए, इद्दत पीरियड दिया जाएगा, उसके बाद रिवोकेबल है कि नहीं है। तो आप समझिए इसको कि उसमें जो है तलाक तवीज़ जो है वाइफ का, वो हस्बैंड ही अपनी वाइफ को पावर देता है कि वो तलाक दे सकती है। हस्बैंड पावर देता है अपनी वाइफ को तलाक तफवीज़ में कि वाइफ जो है उसको तलाक दे सकती है। लियान से है, जो लियान है, अगर वाइफ के ऊपर हस्बैंड ने अडल्ट्री चार्ज लगा दिया, बदचलन होने का चार्ज लगा दिया, तो वो भी तलाक का कारण बन जाता है। उसके बाद मैंने म्यूचुअल कंसेंट से बोला, खुला है एंड मुबारक है। उसके अंदर जो है खुला जो है वाइफ के द्वारा दिया जाएगा, और जो मुबारक है, मुबारक जो है वो दोनों की कंसेंट से होगा, दोनों के डिस्कशन से होगा। तो ये सारी चीज़ें उनके डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 में लिखा हुआ है। तो मैं आपको जिक्र कर रहा था कि ये समस्या हमारी हिंदुओं की नहीं है। हिंदुओं की इतनी परंपराएं हैं, जैसे मैंने हरियाणा की तरफ इशारा किया, जाटों की तरफ किया, और हरियाणा में एक गांव में शादी नहीं, 10 गांवों के भाईचारे में शादी नहीं। जबकि मैंने पहले भी बताया था कि हिंदुओं में जो कानून में लिखा हुआ है वो है स्पिंडा रिलेशंस। स्पिंडा रिलेशंस का मतलब है कि 7 पीढ़ी बाप की, 5 पीढ़ी माँ की, तलाक जो साथ में आया वो गेलड़िया है उसकी थोड़े बहुत रिलेशन, और गोद लिए हुए बच्चे के सारे रिलेशन, ये छोड़ करके, और जिसका दूध पिया है, जिस माँ का दूध पिया है फोस्टर मदर बोलते हैं, और उनके बच्चे, वो रिलेशन छोड़ करके कहीं भी शादी कर सकते हैं। ये पहले वाले हिंदू के एक्ट में लिखा हुआ है। अब वहाँ पर जब देखते हैं कि वहाँ लिखा हुआ है तो कितनी परेशानियाँ आ रही हैं कि खाप पंचायत आती है, सरोखाप पंचायत आती है, फिर वो डिसीजन लेते हैं उसके ऊपर, तो वो जो है रीजन बन जाता है। तो उसमें जो है डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 जो मैंने बताया, उसमें
मैरिज डिसोल्यूशन के भी, जैसे मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत सारे रीज़न लिखे हुए हैं, शादी तलाक या शादी ख़त्म कैसे होती है, क्या क्या रीज़न है। जैसे मैंने बताया, अगर हस्बैंड जो है वो 4 साल तक गायब हो जाता है, तो कहीं भी उसके बारे में सुनाई नहीं दिया, 4 साल तक वो गायब है, तो भी एक प्रकार से तलाक मान्य होगा, अपने आप तलाक हो जाएगा। अगर 2 साल तक मेंटेनेंस नहीं दिया मुस्लिम भाई ने, तब भी वो एक प्रकार से सेपरेशन हो गया, वो तलाक ले सकती है। 7 साल की जेल या उससे ज़्यादा जेल हो जाए तब, और अगर कोई बीमारी ऐसी हो जाए जो फैलने वाली बीमारी है, सेक्सुअल डिसीज़, या फिर जो कंजुगल राइट्स हैं उस तरह का ऑब्लिगेशन फॉर्म करने में वो असफल रहा हो 3 साल तक, तब भी अपने आप तलाक माना जाएगा। क्रूलिटी कर रहा हो वाइफ के साथ में, अगर क्रूलिटी हो रही है, निर्दयता हो रही है, तो भी तलाक का कारण बन जाता है। तो इस चीज़ों में मैंने बताया कि मुस्लिम लोगों में भी बहुत सारे ग्राउंड हैं, 9-10 ग्राउंड हैं जिनमें ये तलाक हो सकते हैं। लगभग जो रीजन्स हैं वो हमारे हिंदुओं में भी है। हिंदू का अगर एक्ट पढ़ोगे तो वहाँ भी लगभग सेम है कि 7 साल तक गायब हो जाए, मेंटेनेंस ना दे, 2 साल तक वो भरण पूर्ण ना करे, भरण पोषण ना दे, तो उस तरह के हिंदुओं में भी सेम है। तो मेरा कहने का मतलब था कि इतने सारी चीज़ें जो हैं वो वेरिएशंस हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में रास्ता क्या अपनाएगी सरकार, वो देखने की बात है। और जैसे मेंटेनेंस मैंने बोला कि मेंटेनेंस जो है, डिवोर्स जब होता है, तलाक जब हो जाता है, उसके बाद 3 महीने का इद्दत पीरियड है मुसलमान भाइयों में, और हमारे में जो है वो तलाक होने के बाद इवन तलाक के दौरान भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। हिंदुओं में तलाक के दौरान जब तलाक का अप्लाई कर रखा है, या तलाक होने के बाद लाइफ लॉन्ग के लिए आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, अगर वो जॉब पे नहीं है, उसकी आमदनी कम है तो। मुस्लिम भाइयों में जो है इद्दत पीरियड है, इद्दत पीरियड में देना पड़ेगा। उसके बाद जो है, जो सेक्शन 125 सीआरपीसी है, उसके अंडर में जो एप्लीकेशन आई है, उसमें मुस्लिम वोमेन का राइट है कि वो इद्दत पीरियड के बाद भी मेंटेनेंस ले सकती है। और उसके अंदर जो है 125 सीआरपीसी, उसमें जो सेक्शन 5 है 1986 में जो डिसीजन आया, हस्बैंड हैड टू गिव टू मेंटेनेंस आफ्टर इद्दत पीरियड आल्सो वुमेन एंटाइटल फॉर मेंटेनेंस। ये जो था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, इसके अंदर सेक्शन 3 है, तो उसमें था टिल इद्दत पीरियड, लेकिन इसको बाद में चेंज कर दिया, ये हो गया आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। उसके बाद जो है उनके जो मुस्लिम भाइयों में है हीबा, एक हीबा टर्म दी हुई है जिसको गिफ्ट बोलते हैं, तो उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं वाइफ को। उसमें जो हिबा है वो कैपेसिटी देखी जाती है देने वाले की, वो मेजर होना चाहिए, अडल्ट होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, प्रॉपर्टी का मालिक होना चाहिए, और फ्री कंसेंट, कोई दबाव में नहीं देना चाहिए। तो वो जो है गिफ्ट जो है वो दिया जा सकता है, किसी को भी, नॉन मुस्लिम को भी दिया जा सकता है। उसमें जो है उसमें भी 2 प्रकार के हैं, एक विदाउट कंडीशंस है, एक ऑन कंडीशंस है। तो मेरा जो एक इशारा करने का चीज़ थी कि हमारे मुस्लिम भाइयों में भी बहुत सारी विभिन्नताएं हैं अगर परंपराओं को लें, और हमारे हिंदुओं में भी परंपराएं बहुत सारी हैं जो एक प्रकार से अगर कानून में लेके आएँ तो बात सारी चीज़ें कानून में आनी चाहिए, अदरवाइज़ प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर मान लो एक बच्चा, जवान लड़की सेम गाँव में शादी कर लेते हैं, तो कानून तो नहीं मना कर रहा, लेकिन हमारी सरोखाप पंचायत है खाप पंचायत, उस टाइम वो एक्टिव हो जाती हैं। तो क्या डिसीजन देते हैं, या तो बच्चों को मार दो, या उनको अलग अलग रख दो, या उनके घर वालों के ऊपर प्रेशर डाल दो, उनको गांव निकाला दे दो।
जबकि कानून में, मैं बता रहा हूँ, कानून में कहीं नहीं लिखा कि एक गांव में शादी नहीं हो सकती। 3 गोत्रों का जो हम ले रहे हैं, 3 गोत्रों में शादी नहीं हो सकती, ये कहीं नहीं लिखा कानून में। और फिर जो भाईचारा गोत्र बोलते हैं गाँव में, गाँव के भाईचारा में बोलते हैं इन गाँव में नहीं हो सकती, तो ये कहीं रूल में नहीं लिखा हुआ है। तो कानून में लिखवाने से फ़ायदा होगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आ रहा है, तो मैं सरोखा पंचायत, खाप पंचायत, गांव के पंचायत सबको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार आप इकट्ठे होइए और आप देखिए कि कुछ वकील भाइयों को साथ में ले लीजिए, जो वकील बच्चे हैं, कि आप बताइए कि हिंदू एक्ट जितने बने हुए हैं उनके अंदर हमारी परंपराएं कहाँ नहीं लिखी गई हैं। जैसे मैंने कुछ इशारा किया आपको, तो हमारी जाट कम्युनिटी या हरियाणा सारा लगा लो, या वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, दिल्ली, यहाँ पर जो कम्युनिटी है इनकी कुछ परंपराएं बाकी हिंदुओं से अलग हैं। वो परंपराएं हमारे कानून में आनी चाहिए। तो कानून में कैसे आएंगी वो मैं बता रहा हूँ कि जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, जब तक वो लिखित में नहीं गवर्नमेंट को दिया जाएगा, तब तक ये दिक्कत बनेगी। और ये हमारे वकील भाई जो हरियाणा में हैं, गाँव में हैं, उनको एक प्रकार से आगे आकर के, अगर वास्तव में उनको नॉलेज है, तो आप बताइए कि हमारे, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्या क्या होना चाहिए। अगर हरियाणा की बात करें या जो मैंने एरिया बताया उसकी बात करें, तो हमारे हिंदू की साइड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा होना चाहिए, एक्सेप्शनल केसेस ऐड होने चाहिए। और उसमें जैसे जाटों के गोत्रों के बारे में, एक गांव में शादी नहीं हो सकती, या 20 किलोमीटर एरिया में शादी नहीं हो सकती, या फिर इंटरकास्ट मैरिज जो है उसको कहाँ तक अलाउ किया जाए, या फिर पर्दा प्रथा है, या दहेज है, या फिर शादी में खर्चे की बात है। समाज में जो दिखावा, दहेज के नाम पे इतना दिखावा है, और एक शादी करके तुरंत तलाक लेकर के उससे समझौता, एक बिजनेस बना दिया लोगों ने कि 35 लाख 37 लाख में समझौता करके लड़की को ले आते हैं, फिर दूसरी शादी करवा देते हैं। 35 से 40 लाख का वो खर्च दिखाते हैं अपने शादी में। तो ये एक प्रकार से कुरीतियाँ आ गई समाज में। दहेज के नाम पे पहले वैसे टॉर्चर, अब क्या करते हैं कि जैसे बच्ची के साथ कुछ गड़बड़ हुई, बच्ची को ले आओ, उसको समझौता करते हैं, 35-40 लाख ले लो अगले से, और उसके ऊपर केस भी कर दो। तो ये कुरीतियाँ आ गई समाज में। तो इन चीज़ों के ऊपर पूरा एक डिस्कशन होना चाहिए खाप पंचायत में, और जो हमारे जो ज्ञानी लोग हैं सरोखाप पंचायत में, वो लोग इसमें सामने आएँ और इंटरेस्ट लेकर के, अभी मैं बोल रहा हूँ कि अभी सरकार से मिला जाए और बताया जाए उनको कि हमारी परंपराएं ये हैं और इन परंपराओं को मान्यता दी जाए। हमारी खाप पंचायत को, सरोखाप पंचायत को, अगर सामाजिक कोई न्याय की बात है, सामाजिक कोई न्याय करना है, तो उनको मान्यता मिलनी चाहिए, सरकारी मान्यता हो। अगर कोर्ट केस नहीं किया गया है या कोर्ट में केस नहीं आया है, तो हमारी खाप पंचायत, सरोखाप पंचायत कोई निर्णय लेती है तो वो निर्णय कोर्ट को मान्य होगा। इस तरह का कुछ स्टेटमेंट देना चाहिए, एक्सेप्शनल केस में लिखना चाहिए। क्योंकि हमारे जो काफ़िले हैं, इन काफ़िलों में शुरू से ही खाप पंचायत, सरोखाप पंचायत अच्छा काम करती आई हैं, बहुत अच्छे काम भी हुए हैं, बहुत अच्छे निर्णय भी लिए गए हैं। मैंने बताया था 1911 में 28 रेजोल्यूशन लिए थे, 2011 में फिर 28 रेजोल्यूशन लिए गए, बहुत अच्छी बातें भी हैं, और उनकी समझ शायद कानूनी दायरे में बांधना ठीक नहीं होगा। उनकी राय जो है, एग्जैक्ट राय कि हमारे को ये चाहिए, वो चीज़ जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड में आनी चाहिए। और मैं बता रहा था कि मुस्लिम भाइयों को भी इतनी परेशानी है, मुस्लिम भाई भी आगे आएँ, अपनी चीज़ों को सामने रखें। जैसे मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम में 4 शादियाँ अलाउड हैं। अगर शादी पे जाएं, शादी की बात, हिंदू में केवल 1 शादी अलाउड है, दूसरी शादी बायोगैमी मानी जाएगी, कानून है ये। अगर आप 2 शादी कर लेते हैं, दोनों पत्नियां रखते हैं, तो बायोगैमी माना जाएगा और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, आप जेल जा सकते हैं। लेकिन मुस्लिम भाइयों में पॉलीगैमी अलाउड है, मतलब आपको 4 शादी अलाउड हैं। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, 4 शादी अलाउड हैं। 4 के बाद अगर शादी करते हैं तो वो शादी मान्य नहीं होगी, जब तक एक पत्नी या तो डेथ हो जाए या उसको तलाक दिया जाए।
अब 4 शादी और हमारी 1 शादी, हम बायोगैमी में आ जाते हैं दूसरी शादी करते ही, और उनकी 4 के बाद भी 5वीं शादी जो है इनवैलिड है, वाइड नहीं है। वाइड का मतलब टोटली अमान्य होता है, और इसमें जो है वो एक प्रकार से इनवैलिड मानी जाएगी। वैलिड हो सकती है अगर एक वाइफ को तलाक दे दें या मर जाए तो ये विभिन्नताएं देखिए आप कि वहाँ 4 शादी, कितने बच्चे, और हमारा जो रूल है हिंदुओं की तरफ वो 1 शादी दूसरी शादी कर नहीं सकते। फिर बच्चे पैदा करने की लिमिट, वो कितने बच्चे पैदा करें, कुरान के हिसाब से वो कितने भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को बनाते समय सरकार को बहुत बहुत पेचीदियों का सामना करना पड़ेगा, बारीकियों का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी साइड में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई समझदार आदमी उन चीज़ों को समझे और सरकार से बात करे। और ख़ासकर जो हरियाणा में हम समस्या देख रहे हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा अनमैरिड हैं, और उसके जो रूट काज में जाएंगे आप, उसके रीजन में जाएंगे क्यों अनमैरिड हैं, तो मैंने बताया कि सबसे पहले गोत्र वाला जो है ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन कम करना पड़ेगा। हम 2 गोत्र ले सकते हैं, मम्मी का ले लीजिए, खुद का ले लीजिए, 2 गोत्र ले लें, दादी का गोत्र छोड़ दें लग गए लोग, लेकिन सारे डिक्लेयर कर दें कि दादी का गोत्र मान्य नहीं होगा, नानी का गोत्र मान्य नहीं होगा। दूसरी बात, जो एक गोत्र के साथ 5-5 गोत्र भाईचारा बनाए हुए हैं, कोई रीजन नहीं है। हिस्ट्री पढ़िए आप, हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री के अंदर मुझे कहीं नहीं मिला कि ये भाईचारा जो है सगे भाई थे। मैंने अपना बताया कि मान, सियाग, दलाल, देसवाल सगे भाई नहीं मिले। हिस्ट्री मैंने सारी खोज के निकाली, ये चारों एक तरह से जो छोटे गोत्र थे तो इन्होंने भाईचारा बनाया था, सगे भाई नहीं है ये। तो इनमें भी हमें ब्रेक करना है कि शादी होने लगें, और गोत्रों में भी जो भाईचारा गोत्र है उन गोत्रों को छोड़ना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की शादियां होने लगेंगी। तो कुछ समस्याएं जो हैं हमारे लोकल समाज में, वो हमारे समझदार लोग सामने आए, गांव-गांव में पंचायत हो, गांव-गांव में डिस्कशन हो, वहाँ का जो लिखित में रिजल्ट है वो कोई रिप्रेजेंटेशन दें, डीसी को सौंपें, डीसी या अपना लीगल जो हमारे एडवोकेट्स हैं वो कोर्ट में डालें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में हमारी डिमांड है कि ये हमारी जो परंपराएं हैं इनका ख्याल रखा जाए, गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचे, और उसके बाद जो है हमारी खाप पंचायत, सरव खाप पंचायत को मान्यता मिले, और लगभग बहुत सारी समस्याएं हम ख़त्म कर सकते हैं अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम कॉमन बनाएं। हिंदू मुस्लिम के बजाय हम ये देखें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के जो धार्मिक परंपराएं हैं उनका ख्याल रख के एक जो कॉमन है वो कैसे बनाया जाएगा, वो थोड़ा सा समझदार लोग सामने आए और देखें। धन्यवाद।